नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। हमारे देश में कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके अंदर सत्ता पाने की व्यग्रता इतनी ज़्यादा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अपने वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए, अपना मनवांछित राजनीतिक समीकरण साधने के लिए वो किसी का भी अपमान कर सकते हैं। देश के उन सपूतों का भी अपमान कर सकते हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और इन्हीं पार्टियों में से एक है समाजवादी पार्टी, जिसके नेता हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी ने अपना एक अलग ही राजनीतिक सामाजिक समीकरण बना रखा है, जिसके केंद्र में है मुस्लिम वोट बैंक। अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए अखिलेश यादव जमकर उनका तुष्टीकरण करते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। उनके विरोधी उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं। वो ये बताते हैं कि कई बार अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के दूसरे नेता जानबूझकर सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू महापुरुष, हिंदू त्यौहार, इन सब का मजाक उड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका मुस्लिम वोट बैंक खुश हो जाएगा और उन्हें और मजबूती से वोट देगा। मतलब अगर उन्हें ऐसा लगे कि हिंदुओं का अपमान करने से उनका मुस्लिम वोट बैंक खुश होगा तो वो उस मौके को हाथ से जाने देना नहीं चाहते। आपको याद होगा कि कैसे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करके हिंदुओं को अपमानित करने की कोशिश की। वो औरंगजेब जिसकी क्रूरता के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर होगा। वो औरंगजेब जिसने न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा, उन मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण काशी विश्वनाथ मंदिर है, जिसे 1669 में औरंगजेब ने तोड़कर वहां ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दिया। वो औरंगजेब जिसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाए, हिंदुओं का जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया और जब डर से नहीं माने तो पैसे का प्रलोभन देकर उनका धर्म बदलवाया। वो औरंगजेब जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज को अपमानित करने का प्रयास किया और फिर उनके बेटे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मार डाला। ऐसे औरंगजेब का महिमा मंडन किसने किया? समाजवादी पार्टी के ही विधायक अबू आजमी ने। तो हिंदुओं को अपमानित करने की इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि पूरे देश में एक नया विवाद शुरू हो गया है। अब संसद के अंदर रामजी लाल सुमन ने मेवाड़ के राजा और भारतीय इतिहास के महान योद्धा राणा सांगा को गद्दार करार दे दिया, ये आरोप लगाते हुए कि उन्होंने ही बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मुगल सम्राट बाबर को भारत में आमंत्रित किया। अपने भड़काऊ बयान में रामजी लाल सुमन ने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम, उनका इशारा भाजपा के नेताओं की तरफ था, गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए, ये कहना था रामजी लाल सुमन का। मतलब मुसलमानों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए उन्होंने भारत के इतिहास के एक ऐसे योद्धा को गद्दार करार दे दिया जिनका नाम भारत के इतिहास में, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में अपनी शूरवीरता और बहादुरी के लिए जाना जाता है। राणा सांगा ऐसे बहादुर योद्धा थे जिन्होंने एक भुजा और एक आंख खोने के बाद भी, अनगिनत जख्मों के बाद भी उन्होंने अपना धैर्य और पराक्रम नहीं खोया। अलग अलग युद्धों में सांगा ने कुल 84 घाव खाए थे, इसके बाद भी वे लड़ते रहे। हिंदुओं के ऐसे महान योद्धा के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद ने गद्दार शब्द का प्रयोग किया। अब मैं आपको इस बयान के पीछे की राजनीति के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले यह जानना जरूरी है कि रामजी लाल सुमन ने जो दावा किया है, कैसे उसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि इस बात का कोई स्वतंत्र निष्पक्ष प्रमाण नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए भारत में आमंत्रित किया था। कोई प्रमाण नहीं है इसका, निष्पक्ष या स्वतंत्र। अब जरा सोचिए कि जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा 2 बार युद्ध में बुरी तरह हरा चुके थे, पहले 1517 के खतौली युद्ध में और फिर 1518-19 के बाड़ी यानी धौलपुर के युद्ध में, राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को बुरी तरह हराया था। तो जिस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा 2 बार बुरी तरह मात दे चुके थे, उसे हराने के लिए वे काबुल से बाबर को भारत क्यों बुलाएंगे? क्या इसका कोई सेंस बनता है? क्या इसमें कोई सच्चाई दिखती है? जाहिर है इस बात में आपको कोई सच्चाई नहीं दिखेगी और ना ही इसका कोई प्रमाण मौजूद है। जहां तक बाबर की बात है तो उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये जरूर लिखा है कि जब वो काबुल में था
तो राणा सांगा का एक दूत उससे आकर मिला और कहा कि वो जब दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो वो मतलब राणा सांगा आगरा की तरफ बढ़ेंगे। एक तरह से उनको गुड विशेष दिया था भारत आने के लिए और कहा था कि जब आप दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो राणा सांगा आगरा की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन बाबरनामा के अलावा कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि राणा सांगा ने बाबर के पास कोई दूत भेजा हो। मेवाड़ का जो इतिहास लिखा गया है अलग अलग इतिहासकारों द्वारा, उसमें कहीं भी इस बात की चर्चा नहीं मिलती। मतलब किसी भी निष्पक्ष या स्वतंत्र सोर्स से बाबर के इस दावे की पुष्टि नहीं होती। उसने सिर्फ बाबरनामा में लिख दिया, लेकिन कहीं भी इस बात की पुष्टि नहीं होती। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मशहूर इतिहासकार हैं यदुनाथ सरकार, वो भी बाबर के इस दावे को पूरी तरह खारिज करते हुए लिखते हैं कि बाबर का आक्रमण उसकी अपनी महत्वाकांक्षाओं और इब्राहिम लोदी के विद्रोहियों के साथ गठबंधन से प्रेरित था। यदुनाथ सरकार के इस दावे को इस बात से भी बल मिलता है कि बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जिस दिन उसने काबुल को जीता था, यानी 1505 में, तब से उसके मन में हिंदुस्तान को जीतने की लालसा थी। उस वक्त तो राणा सांगा राजा थे भी नहीं, राजा बने भी नहीं थे। राणा सांगा तो मेवाड़ की गद्दी पर 1509 में बैठे, लेकिन बाबर के मन में भारत को जीतने की इच्छा तो 1505 से ही थी। अब देखिए, गोपीनाथ शर्मा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जो जीएन ओझा के नाम से भी मशहूर हैं, उनके जैसे कई इतिहासकारों का तो ये मानना है कि ये बाबर था जिसने स्वयं राणा सांगा से संपर्क किया और इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की पहल की। सवाल ये भी उठता है कि अगर राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया होता तो फिर वो पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर के साथ क्यों नहीं लड़े? राणा सांगा तो उस लड़ाई में थे ही नहीं। अब भारत के कई इतिहासकारों का यह मानना है कि बाबर ने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मदद मांगी थी, न कि राणा सांगा ने बाबर से कोई मदद मांगी थी। कहते हैं कि अपने दरबारियों की सलाह पर राणा सांगा ने बाबर की मदद करने से इनकार कर दिया था, जिससे बाबर चिढ़ गया था। खैर, जैसे मैंने आपको बताया, बाबर की आत्मकथा के अलावा दूसरे किसी भी सोर्स से यह जानकारी नहीं मिलती कि राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था। मतलब कोई पुष्टि नहीं होती। ये बात हर कोई मानता है कि बाबर को भारत बुलाने वालों में दो लोग प्रमुख थे। पहला, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी, जिसे इस बात का डर था कि इब्राहिम लोदी उसे अपने पद से हटा देगा। उसके अलावा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान लोदी, जो दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार मानते थे। अब बाबर को भारत बुलाने में इन दो लोगों का प्रमुख हाथ था, लेकिन राणा सांगा के बारे में कोई प्रमाण या सोर्स मौजूद नहीं है सिवाय बाबरनामा की आत्मकथा। अब वो कहते हैं ना कि इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। तो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ, जो बाबर जीत गया और राणा सांगा को जीवन में पहली बार हार मिली, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो लिख दिया, कई लोगों ने उसे ही सच मान लिया, लेकिन इसका कोई स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रमाण नहीं मिलता। राणा सांगा क्यों हारे, उसकी भी अपनी एक अलग कहानी है, जिसे मैं फिर कभी आपको बताऊंगा। वैसे इतना बता दूं कि बाबर की जीत में उसके तोपों का बड़ा हाथ था, जो पहली बार भारत के किसी युद्ध में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा रणनीति के स्तर पर भी राणा सांगा ने कुछ गलतियां की। खैर, ये सब मैं आपको किसी और वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अब आते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में ऐसी बातें कही क्यों? उनके बयान के बाद का जो घटनाक्रम है, अगर आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। असल में ये समाजवादी पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है। ये बयान उन्होंने दिया नहीं है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये बयान जानबूझकर उनसे दिलवाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति इस वक्त इतनी खराब है, आपने देखा होगा कि किस तरह से विधानसभा के उपचुनावों में भाजपा को जबरदस्त जीत मिली है। तो अब समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले जो जातीय समीकरण है और ये जो जातीय ध्रुवीकरण है, खासकर उनकी जो कोशिश है ये अगड़े पिछड़ों की ध्रुवीकरण करने की, ये जो उनकी राजनीति है, उसको मजबूत किया जाए, ये उनकी मंशा है। और साथ में मुसलमानों के तुष्टीकरण को और तेज किया जाए, ये भी उनकी मंशा है। तो राणा सांगा के प्रति जिन अपमानजनक शब्दों का प्रयोग रामजी लाल सुमन ने किया है, उसकी मंशा साफ है, मुसलमानों को खुश करना और अगड़े पिछड़े की लड़ाई को और तेज करना, उसमें और आग लगाना। ये अखिलेश यादव की रणनीति का ही एक हिस्सा लग रहा है। और देखिए कि ये आरोप लगवाया किससे? दलित समुदाय से आने वाले एक नेता से, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस बयान की कड़ी प्रतिक्रिया होगी और अगर ऐसा हो जाए
तो ये कह दिया जाएगा, अखिलेश यादव ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाए तो ये कह दिया जाएगा कि दलित समाज से आने वाले एक नेता को टारगेट किया जा रहा है। और देखिए हुआ वही। अब कुछ लोगों ने रामजी लाल सुमन के घर पर जाकर हिंसा करने की कोशिश की, जैसी मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं। तो अखिलेश यादव ने तुरंत याद दिलाया कि कैसे पीडीए समाज से आने वाले एक नेता को टारगेट किया जा रहा है। हिंदू समाज को पीडीए और नॉन पीडीए, गैर पीडीए में बांटने की समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की ये एक और कोशिश थी। और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इसे तुरंत भांप लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने दलित नेताओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए आगे करके जो गंदी राजनीति कर रही है, यानी उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, वह ठीक नहीं है। दलितों को उनकी सभी चालों से सावधान रहना चाहिए, ऐसा मायावती ने कहा। अब मायावती ने आगे कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी समुदाय का अपमान करना गलत है। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी समुदाय को नीचा दिखाना उचित नहीं है। वे एक समुदाय की नकारात्मक छवि बनाते हैं जबकि दूसरे का पक्ष लेते हैं। ये व्यवहार समाज में शांति और सद्भाव को बाधित करेगा, जो स्वीकार्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कितने कड़े शब्दों में मायावती ने अखिलेश यादव के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति करके भले ही मुसलमानों का वोट ले लें, लेकिन पीडीए का राग अलाप कर उन्हें ना तो पिछड़ों का वोट मिलने वाला है, ना ही दलितों का। क्योंकि उत्तर प्रदेश में गैर यादवों का बहुमत, गैर यादव जो ओबीसी हैं, उनका बहुमत भाजपा के साथ है। और जो गैर जाटो दलित हैं, वो भी या तो फिर से मायावती के पास लौट रहे हैं या भाजपा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। उपचुनावों के जो परिणाम हैं वो तो यही बताते हैं। अब अखिलेश यादव के ऊपर ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए वे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने में लगे रहते हैं और पिछड़ों, दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़काने में लगे रहते हैं। उनकी राजनीति की धुरी बस यही है, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काओ और पिछड़ों, दलितों को सवर्णों के खिलाफ भड़काओ। लेकिन 2017 से ही उनकी लाख कोशिशों के बाद भी उनकी दाल नहीं गल रही है। 2024 में वो जरूर बेहतर प्रदर्शन कर पाए, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने ये झूठा प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलना चाह रही है, इसलिए 400 सीटें चाहती हैं। और भाजपा की अंदर की जो लड़ाई थी उसने भी उनका काम आसान कर दिया। वो जो योगी आदित्यनाथ की जो अपनी नाराज़गी थी, संघ की अपनी नाराज़गी थी, वो भी एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो संविधान को बदलने वाला ये जो झूठ समाजवादी पार्टी ने फैलाया, अब वो बार बार तो नहीं चल सकता ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश का झूठ पकड़ लिया है और उसकी साफ झलक विधानसभा के उपचुनावों में देखने को मिला है। तो अखिलेश यादव का ये राणा सांगा वाला दांव भी नहीं चलेगा, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए देश के वीरों और बहादुरों को अपमानित करने की ये रणनीति कितनी सही है, इस पर अखिलेश यादव को जरूर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।